हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मीन्स क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे सीरीज़ 51 के बारे में। प्रीवियस 50 हाफ सेंचुरी तक हम सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। ओके, पहला प्रश्न है, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक क्यों कहा जाता है? प्रश्न 50 वर्ड्स और 100 वर्ड्स दोनों में पूछा जा सकता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक क्यों कहा जाता है? तो उत्तर को किस तरह से लिखेंगे? 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायती राज संस्थाओं को कार्यात्मक व वित्तीय सहायता प्रदान की। वर्ष 1882 में लॉर्ड रिपन ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके अंतर्गत संपूर्ण भारत में उपखंड या तालुका बोर्ड में जिला बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया। किस तरह से हुआ कि लॉर्ड मेयो ने क्या किया? 1870 में पंचायती संस्थाओं को कार्यात्मक और वित्तीय सहायता प्रदान कर दी। फिर बाद में 1882 में जब लॉर्ड रिपन आए तो उन्होंने क्या किया? एक प्रस्ताव पारित किया जिसके अंतर्गत संपूर्ण भारत में उपखंड और तालुका बोर्ड व जिला बोर्ड के गठन का प्रावधान कर दिया, यानी उपखंड स्तर पर, तालुका या उस स्तर पर और जिला बोर्ड पर। लॉर्ड रिपन के इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस प्रस्ताव के माध्यम से लॉर्ड रिपन आमजन की सहभागिता से भारतीय शासकों को अधिक लोक कल्याणकारी बनाना चाहते थे। इसी कारण से उसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, भू राजनीति से क्या अभिप्राय है? भू राजनीति से क्या अभिप्राय है? जियोपॉलिटिक्स। उत्तर ये आ सकता है 15 to 20 वर्ड्स, यानी 2 नंबर में। तो उत्तर को किस तरह से लिखेंगे? एक देश की भौगोलिक विशिष्टता जैसे कि अवस्थिति, पहाड़ और समुद्र, प्राकृतिक संसाधन का विदेशिक नीति निर्धारण में प्रभाव, इसे ही हम क्या बोलेंगे? भू राजनीति। वापस से देख लेते हैं कि एक देश की भौगोलिक विशिष्टता, उसकी विशेषता क्या हो गई? जैसे कि उसकी अवस्थिति हो गई, उसके पहाड़ हो गए, उसके समुद्र हो गए, उसके अलावा उसकी जलवायु हो गई, उसके प्राकृतिक संसाधन हो गए, उन सभी का विदेश नीति के निर्धारण में प्रभाव पड़ना, विदेशिक जो नीति होती है उसके निर्धारण में प्रभाव पड़ना, उसे ही हम क्या बोलेंगे? भू राजनीति। या उसके आधार पर राजनीति करना, उसे ही हम क्या बोलेंगे? भू राजनीति। जैसे भारत और बांग्लादेश के मध्य 54 नदियों का साझा प्राकृतिक तंत्र बना हुआ है, तो उसी को हम बोलेंगे, 54 नदियां बनी हुई हैं तो उसी को हम बोलेंगे भू राजनीति। नेक्स्ट हम चलते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब व किनके मध्य लड़ा गया? प्रथम विश्व युद्ध कब व किसके मध्य लड़ा गया? प्रश्न 3 हो गया। तो प्रथम विश्व युद्ध सबको पता है कि ये धुरी और मित्र राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया 1914 to 1918, यानी 1914 से 1918 के मध्य धुरी और मित्र राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया। अब आपको ध्यान ही रखना है कि धुरी राष्ट्र किसमें क्या है और मित्र राष्ट्र कौन कौन से हैं। तो इस तरह से बना के लिख दो, धुरी शक्तियां कौन सी है और मित्र शक्तियां कौन सी है। धुरी में आ गए जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया। ओके, और मित्र राष्ट्र में कौन है? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली, अमेरिका, सर्बिया और इनके उपनिवेश। ठीक है, तो किस तरह से हो गया? दोबारा देख लेना, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, बड़े बड़े जो कंट्री है आज के टाइम के, अमेरिका, फ्रांस, रूस, इटली, इंग्लैंड, सारे एक जगह थे ये, सर्बिया। और इन्हीं को हम क्या बोलते थे? मित्र राष्ट्र। और इनको बोलते हैं हम धुरी राष्ट्र। जर्मनी जो था वो धुरी राष्ट्र में था, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस ये मित्र राष्ट्रों में शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, धर्म सुधार आंदोलन के 2 मुख्य उद्देश्य क्या थे? ये भी 20 वर्ड्स में, कि 2 मुख्य उद्देश्य बोला डायरेक्टली। अगर वो बोले धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्य क्या है तो 50 वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 मुख्य उद्देश्य 20 वर्ड्स में पूछा जा रहा है। धर्म सुधार के उद्देश्य, पहला, पोप के व्यापक अधिकारों का उन्मूलन करना। पोप के जितने भी व्यापक अधिकार थे उनको क्या? उन्मूलन करना था। दूसरा है चर्च की कुरीतियां या पाखंडों एवं शोषण को समाप्त करना। चर्च जो कुरीतियां कर रहा था, प्लस में जितने भी पाखंड और शोषण से संबंधित जितनी भी नीतियां बनाना था, टैक्स लगा रहा था, वो सभी को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये दोनों ही उद्देश्य इंपॉर्टेंट है अपने आप में। नेक्स्ट चलते हैं, औद्योगिक क्रांति के समाज पर पड़ने वाले कोई 2 प्रभाव लिखिए। औद्योगिक क्रांति के समाज पर पड़ने वाले कोई 2 प्रभाव, वही 20 वर्ड्स में, यानी 2 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो औद्योगिक क्रांति के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, पहला प्रभाव है एकल परिवारों में बढ़ोतरी तथा संयुक्त परिवारों में टूटन। एकल परिवार उनमें बढ़ोतरी हो गई और संयुक्त परिवार प्रथा में टूटन। तो एकल परिवारों को बढ़ावा मिला जबकि संयुक्त परिवार प्रथा जो है वो टूटने लगी कहीं ना कहीं। दूसरा था नैतिक पतन होने लगा, लोगों में ही नैतिक पतन होने लगा।
तीसरा मध्यम वर्गों का उदय हुआ। तो यहाँ पर हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही लिख रहे हैं, लेकिन आप अगर और भी लिख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा 2 के अलावा पूछता है तो आप क्या करिए, इधर सकारात्मक, अगर 50% पूछता है इधर नकारात्मक, दोनों इफेक्ट्स को आप पॉइंट वाइज लिखिए, सकारात्मक ये पढ़े और नकारात्मक ये पढ़े। जैसे एकल परिवारों में बढ़ोतरी, तो ये एक सकारात्मक, एकल परिवारों में बढ़ोतरी, संयुक्त परिवारों में टूटन, तो ये नकारात्मक पॉइंट हो गया कि एकल परिवार का ज्यादा हुआ। उसके अलावा नैतिक पतन, ये भी नकारात्मक पॉइंट। मध्यम वर्गों का उदय हुआ, ठीक है। इस तरह से आप सकारात्मक और नकारात्मक बनाकर लिख सकते हैं। आई होप आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।